मॉर्निंग, कैसे आप सब? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और सभी लोगों की पढ़ाई जो है अच्छे से चल रही होगी। आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब परिवार में। पता है कि हम लोग आपके लिए साइंस का मॉडल सेट एक क्वेश्चन का सीरीज हम आपके लिए लेकर आ रहे थे। इसी कड़ी को हम लोग आज आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। साथ ही साथ दोस्तों के साथ आप लोग शेयर भी करेंगे। अगर आप हमारे साथ ऑनलाइन माध्यम से यूट्यूब की दुनिया से अगर आप हमारे साथ साइंस और ट्रेड पढ़ना चाहते हैं तो आपके लिए दोनों प्रकार के जो कोर्सेज है वो उपलब्ध है, ऑफलाइन मीडियम में और ऑनलाइन मीडियम में। दोनों तरीके से हमारे पास साइंस और ट्रेड की जो क्लासेज है वो उपलब्ध है। आप चाहे किसी तरीके से चाहे आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। क्लियर है मेरी बात यहाँ तक? आइए आज का सेशन जो है हम लोग शुरू करते हैं, देखते हैं क्या है आज के सेशन में हमारे। देखिए पहला प्रश्न हमारा क्या कहा है, समान लंबाई और समान मोटाई वाले तीन तार ए बी और सी के प्रतिरोध 10, 5 ओम, 2 ओम और 1 ओम है, उनकी प्रतिरोधकता ज्ञात करनी है। तो रो बराबर आर एल वाई, यही होगा, यहां से निकलेगा। अब यहां से जब लंबाई और आपको क्या दे रखा गया है, मोटाई समान दे रखे, ठीक है, लेंथ और हमारा थिकनेस जो है वो समान दे रखा गया। तो लंबाई और मोटाई जब समान होगा तो उसका एरिया जो होगा क्या हो जाएगा, बराबर होगा। तो एरिया जब बराबर होगा तो वहां से क्या हो जाएगा, आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आपका कैंसिल आउट आपका हो जाएगा। तो यहां से जो प्रतिरोध जो निकलेगा हमारा, क्या निकलेगा, ये जो हमारा प्रतिरोधकता रेसिस्टिविटी होगी, ए रेशियो बी रेशियो सी का हो जाएगा। ए का कितना दे रखा है हमको, 0.5, ठीक है। रेशियो कितना होगा, बी का आपको दे रखा है 0.2, रेशियो कितना हो गया आपका 1। समझ में आ गया होगा। जब आप रेसिस्टिविटी निकालेंगे तो वही रेसिस्टिविटी, जबकि समान हमको एरिया और लेंथ दे रखा है, समान आपका लंबाई है, थिकनेस है, तो क्या हो जाएगा, लेंथ और एरिया जो हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पर प्रतिरोध जो है वही हमारा प्रतिरोधकता का यहाँ पर क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। इसको क्या करिए, आप लोग क्या करेंगे, यहां से हम लोग इसका क्या निकालेंगे, इसका हम लोग यहां से निकालने वाले हैं, अनुपात निकालने वाले। तो अनुपात निकालने के लिए आपको होल नंबर चाहिए होगा, तो क्या करेंगे, इसका 5/10 ओम होगा। रेशियो करिए 2/10, रेशियो आपका 1 आएगा, ठीक है। अब इसको क्या करना है, हमने इसका डेसिमल खत्म करा है। अब इस फ्रैक्शन को खत्म करने के लिए क्या किया जाता है कि जो डिनोमिनेटर है उसका एलसीएम ले लो। डिनोमिनेटर का एलसीएम लेगो तो 10 10 1 का एलसीएम आपका 10 आएगा। यहां से क्या करिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, होल नंबर में हमारा ये कन्वर्ट हो जाएगा, इनटू 10 करते जाइए। देखिए कितना हो जाएगा, 10 से 10 कटेगा तो 5 ओम, 10 से 10 ये कटेगा तो आपका 2, और रेशियो आपका 10। देखिए 5, 2 और 10 का रेशियो हमको कहां पर मिल रहा है, ऑप्शन नंबर आप लोगों को 3 में मिल रहा है। और ऑप्शन नंबर 3 जिनका भी आएगा उनका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है हमारी बात यहाँ तक? अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है हमारा, निम्नलिखित द्विविस्थापन अभिक्रिया को पूर्ण करना है, ठीक है। हमको डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को यहाँ पर हमको पूर्ण करना है। देखिए हमारे हर सेट में आपको एक चीज पता लग रहा होगा कि अगर हमारे आपने ये, जब हमने आपको 5 सेट करवा दिया है, 5 सेट में अगर आप देख रहे होंगे तो हर सेट में आपको ये दिख रहा होगा कि एक निश्चित टॉपिक को, एक निश्चित पैटर्न को क्या किया गया है, रिपीट किया जा रहा है। आपको पता है कि आप जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सब देखेंगे, जब प्रीवियस ईयर आपने जब एग्जाम दिया होगा तो आपने देखा होगा कि हर शिफ्ट में कुछ कॉमन टॉपिक, हर शिफ्ट में, हर चैप्टर में या फिर हर सब्जेक्ट में कुछ कॉमन टॉपिक आपके पास आया था। जैसे कि फिजिक्स में लाइट और इलेक्ट्रिसिटी, चाहे कोई भी सवाल आए चाहे नहीं आए, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी का सवाल फिजिक्स में आपका
4 से 5 सवाल इन दोनों से कम आए। ठीक है, तो इन 2 चैप्टर को अगर आप पढ़ के जा रहे थे तो आपका फिजिक्स का लगभग 50% सवाल इस 2 चैप्टर से ही बन रहा था, या फिर 50 से ज्यादा परसेंट का सवाल आपका, चाहे आपने एएलपी में, सॉरी ग्रुप डी में कोई भी एग्जाम दिया था, आपका 50 से 60% सवाल यही 2 टॉपिक से आपका बन रहा। ठीक है, वैसे ही केमिस्ट्री में देखेंगे तो ये जो हमारा रिएक्शन चैप्टर है, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है, यहां से आपका क्वेश्चन आना ही आना था। ठीक है, तो उसी चीज को हमने यहां पर क्या किया गया है कि जितना ज्यादा नंबर ऑफ प्रैक्टिस आपका होगा उतना ही ज्यादा आपको प्रॉफिट होने वाला। ठीक है, आइए देखिए, AB प्लस हमारा CD है, रिएक्शन करके बना देता है हमारा, एक D के साथ चला जाए और B जो है वो किसके साथ चला जाए, C के साथ चला जाए। ये हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जाम्पल हो जाता है। क्या एग्जाम्पल हो जाता है? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखो यहां पर सोडियम को A मान लेते हैं और OH जो है हमारा ये B है, कॉपर हमारा C है और SO4 जो है हमारा वो D। ठीक है, अब देखिए किसके साथ कौन जाएगा, सोडियम के साथ क्या चला गया आपका, D चला गया, A के साथ D गया यानी सोडियम का सल्फेट आपको मिल गया। तो आपको B के साथ क्या लगाना है, आपको C लगाना है, यानी CuOH का होल 2 आपका जो होगा आंसर हो जाएगा। CuOH का होल 2 हमको ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, 2 में। देखिएगा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आपका, देखिए ध्यान से इस क्वेश्चन को, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गया ना, 2 बार विस्थापन हो गया, तो ये आपका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो है वो आपका। ठीक है, अब मान लीजिए यहां से अगर संयोजन अभिक्रिया पूछता कि संयोजन अभिक्रिया क्या, ठीक है, मान लो कभी आपसे ये पूछ ले कल कि संयोजन अभिक्रिया क्या है, तो देखो कोई 2 तत्व मिलकर क्या करें, एक नए उत्पाद का निर्माण कर दें। ठीक है, कोई 2 तत्व मिलकर क्या कर दें, एक नए उत्पाद का निर्माण कर दें, तो ये हमारा संयोजन अभिक्रिया का एग्जाम्पल। अब कभी आपसे विखंडन अभिक्रिया पूछ दे कि भाई विखंडन अभिक्रिया क्या होता है, ठीक है, अगर कल आपसे विखंडन अभिक्रिया के बारे में पूछ दिया जाए कि विखंडन फ्यूजन रिएक्शन क्या होता है, तो कोई एलिमेंट क्या था, C था, ये टूटकर कोई एक तत्व टूटकर कम से कम 2 नए तत्वों का निर्माण कर दे, ये हमारा जो है विखंडन रिएक्शन का एग्जांपल। क्लियर है मेरी बात यहां तक? ऐसे आप लोग इसको याद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फ्लोरोसेंट ट्यूब में सर्वाधिक सामान्यतः प्रयोग होने वाली वस्तु कौन सी है, बताइए। फ्लोरोसेंट ट्यूब में सर्वाधिक और जनरली, मोस्टली और जनरली जो यूज होने वाला मटेरियल है वो कौन सा है, ये आप लोगों से पूछा गया। सही, इसका आंसर क्या हो जाएगा, फ्लोरोसेंट ट्यूब में हम लोग 2 चीज का यूज करते हैं, एक तो हम लोग वेपर मरकरी का यूज करते हैं, वेपर मरकरी, और दूसरा हम लोग इनर्ट गैस, अक्रिय गैस, इनर्ट गैस, अक्रिय गैस जिसको हम लोग बोलते हैं, और इसमें हम लोग ऑर्गन का ज्यादातर इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो देखिए वेपर मरकरी और ऑर्गन कहां दिख रहा है हमको, ऑप्शन नंबर 3 में, 12 वाष्प और आर्गन जो हो जाएगा आपका सही और सही आंसर हो जाएगा। अब फ्लोरोसेंट ट्यूब के बारे में 2-3 चीज आप लोग याद रखिएगा। इससे क्या होता है कि इससे कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बहुत कम होता है। ठीक है, पहले आपके पास नॉर्मल बल्ब आता था, उसके बाद आपके पास एलसीडी आया, अब आपका क्या आ गया है, एलईडी बल्ब आ गया। ठीक है, आप देखेंगे कि उससे क्या हुआ कि ये जो बल्बों का विकास हुआ उससे हुआ क्या है कि पहले कंजम्पशन जो रेट होता था इलेक्ट्रिसिटी का बल्ब में वो ज्यादा होता था, साथ ही साथ उसका रेंज जो होता था वो कम होता था। लेकिन पहले आया आपका एलसीडी आया, अब आपका एलईडी आ गया। ये क्या है, आपका रेंज भी ज्यादा, चमक भी ज्यादा होती है, साथ ही कंजम्पशन ऑफ लाइट जो होता है ये भी उसमें क्या होता है, कम। ठीक है, ऑप्शन नंबर सभी लोगों ने क्या लगाया है, 3 लगाया है, बिल्कुल सही आंसर लगाया आप लोगों ने। अगला क्वेश्चन देखिए, उस प्रक्रिया का नाम बताइए जिसके कारण जीवित कोशिकाओं के अल्प पराश्री विलयन में रखने पर उनके आकार में विस्तार होने लगता है। ठीक है, क्वेश्चन हमसे क्या कहा है समझिएगा। मान लीजिए कोई हमारे पास एक कंटेनर है,
इसमें हमने क्या डाल दिया है, सॉल्यूशन डाल दिया, ठीक है, इसमें हमने सॉल्यूशन डाल दिया, विलियन डाल दिया, ठीक है। अब देखिए क्या बोला है हमसे कि जब हम इसमें कोई लिविंग सेल को रखते हैं, ठीक है, मान लो हमने क्या कर दिया, लिविंग सेल को, तो थोड़ी देर बाद क्या होता है, इसका आकार जो है बढ़ जाता है, थोड़ी देर बाद क्या होता है, आकार इसका बढ़ के फूलने लगता है, ठीक है। थोड़ी देर बाद देखिए कंडीशन 1 था, ये वाला जो था हमारा, ये कंडीशन 1, ठीक है। और ये जो हम आप देख रहे हैं दूसरा है, आउटर जो पार्ट देख रहे हैं, ये हमारा कंडीशन 2। तो यहाँ पे देखो इसका आकार बढ़ गया है, यानी उसके कोशिकाओं में फूल हो गया। तो यह किसके कारण हुआ है, ये आप लोगों से पूछा गया है। परास्परण की घटना है, विसरण की परिघटना है, वाष्पोत्सर्जन की घटना है, या फिर आपका प्रकाश संश्लेषण की परिघटना है। ये जो होता है आपका, ये होता है आपका, इसको हमने एक बार आपको बताया भी था। परासरण को आपको याद रखना होता है, क्या याद रखना होता है, अंदर से बाहर की ओर। परासरण की जो परिघटना होती है उसमें अंदर से बाहर, यानी कोशिका का आकार जो होगा छोटे से बड़े की तरफ जा रहा है, तो उसको हम लोग परासरण बोलेंगे। और वाष्पोत्सर्जन में इसका उल्टा हो जाता है, इसमें होता है बाहर से अंदर, बाहर से, यानी इसमें कोशिका आकार जो होगा बड़े से छोटा की तरफ चला जाए, ठीक है। देखिए प्रकाश संश्लेषण पेड़ पौधों अपना भोजन तैयार करने के लिए करते हैं। विसरण की परिघटना जो होती है सिर्फ और सिर्फ गैसों में होती है, गैस में होती है। और ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है कि बताइए विसरण की घटना किस में होगी, तो विसरण की घटना केवल आपको किसमें होगी, गैस। लोलक की माध्यमान स्थिति पर, ठीक है, इसको समझने के लिए हम लोग लोलक बनाते हैं। ये हमारा एक रिजिड पॉइंट है, यहां से हमने एक पेंडुलम लिया, यहां पर हमने क्या लगा दिया है, एक हमारा बॉब लगा दिया। इसको हम लोग बॉब या फिर मेटेलिक बॉल बोलते हैं। इसको आप मेटेलिक बॉल बोलिए या फिर मेटेलिक बॉब बोलिए। ये आ गया, ये हमारा भाई बी है और ये हमारा, ठीक है। अब समझिए क्या क्या होता है। बॉब जो है ये हमारा मिड पोजीशन, मिड पॉइंट। अच्छा क्वेश्चन की तरफ हम लोग आते हैं। क्वेश्चन हमसे क्या कहा उससे पहले एक चीज हम समझिएगा, ये जो हमारा लोलक है, लोलक का जब लंबाई बढ़ाएंगे तो आवर्तकाल क्या होता है, आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया है कि लोलक का जब हम आवर्त क्या बढ़ाएंगे, लोलक का जब हम लोग लंबाई बढ़ाएंगे तो इसका टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, टाइम पीरियड भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। उस तरफ हम लोग नहीं जाते हैं, हम लोग आते हैं अपने क्वेश्चन की। तो जब हमारा ये मेटेलिक बॉब जो है मिड पॉइंट पर होगा तो यहाँ पर मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी होगा, अधिकतम स्थिति ऊर्जा होगा। देखो ए या बी पॉइंट दोनों पर क्या होगा, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, मैक्सिमम केई होगा, ठीक है, मैक्स केई है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। और मिड पोजीशन पर जो होता है वो आपका मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी होगा। पोटेंशियल एनर्जी बराबर क्या होता है, mgf। काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या हो जाएगा, हाफ mv, ठीक है। आइए आगे क्वेश्चन की तरफ हम लोग आते हैं। क्वेश्चन हमसे पूछा गया कि माध्यमान स्थिति पर अधिकतम स्थिति ऊर्जा न्यूनतम गतिज ऊर्जा होती है। हाँ जी, ऑप्शन नंबर 1 ही हमारा सही है। माध्यमान पोजीशन यानी मिड पोजीशन पर मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी होगा, और जहां मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी है वहां पर हमारा मिनिमम काइनेटिक एनर्जी होगा। ऑप्शन नंबर सभी लोगों ने क्या लगाया था, 1 लगाया होगा, और जिन्होंने भी 1 लगाया है उनका जो आंसर है ना बिल्कुल ही सही, और सही आपके आंसर्स आए, ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रकाश रासायनिक ध्रुव कोहरे के बनने के समय निम्न में से कौन सा गैस है, ठीक है। फोटो केमिकल स्मॉग जब बनता है, ठीक है, तो उस समय कौन सा एक गैस जो है वो बनता है, तो उस समय एक बहुत ही विषैली गैस का निर्माण होता है जिसको हम लोग नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं,
नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड को उसको हम लोग जानते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सभी लोगों ने क्या लगाया है, बी लगाया है, बिल्कुल आपका सही और सही आंसर है। मीथेन फार्मूला होता है आपका CH4, जिसको हम लोग मार्स गैस के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से, मार्स गैस के भी नाम से जानते हैं। ये हमारा बायोगैस में या फिर घरेलू गैस में सबसे ज्यादा इसी की प्रधानता होती है। हाइड्रोकार्बन क्या है, ये हाइड्रोजन प्लस कार्बन का एक मिक्सचर होता है, यौगिक होता है, जिसकी सहायता से हम बहुत सारे केमिस्ट्रिकल जो रिएक्शन है उसको हम लोग कर सकते हैं। ओजोन, ओजोन जो है ये पर्यावरण को सुरक्षित रखने में हम आपको क्या करता है, मदद करता है। क्या करता है, जो ओजोन परत है पर्यावरण में जो सूर्य से आ रही अल्ट्रा वायलेट रेज है, पराबैंगनी किरण है, उसको पर्यावरण में आने से रोकता है। ठीक है, ये काम कौन करता है, हमारा ओजोन लेयर। ये कहाँ पाया जाता है, कई बार पूछा गया क्वेश्चन है तो याद रखेगा। ओजोन परत जो है हमारा ये समताप मंडल यानी कि स्ट्रेटोस्फीयर में ओजोन परत पाया जाता है, जो कि अल्ट्रा वायलेट रेज को एब्जॉर्ब कर लेता है और पृथ्वी पर आने से रोकता है। सूर्य से आ रही जो पराबैंगनी किरणें हैं उनका 99% से ज्यादा भाग जो है उसको जो हमारा ओजोन लेयर है वो एब्जॉर्ब कर लेता है। अब आप खुद सोचिए कि लगभग 1% से कम पार्ट अगर अल्ट्रा वायलेट रेज का आ जाता है तो इतनी गर्मी हो जाती है। और मान लीजिए कि ये अगर हमारा ओजोन लेयर नहीं होता या फिर ओजोन लेयर जो है हमारा कमजोर हो जाए जिस दिन, उस दिन क्या हालत होगा इस वातावरण में, बहुत ही ज्यादा आपको विषम परिस्थितियों का सामना आप लोगों को करना पड़ सकता है। ठीक है, इसलिए कहा जाता है कि ओजोन लेयर का जो है संरक्षण जरूरी है। ओजोन लेयर को कौन कौन से ऐसे कारण हैं जो कि प्रभावित करते हैं, तो याद रखिएगा ओजोन लेयर को सबसे ज्यादा जो प्रभावित करता है वो आपका CFC। ठीक है, ओजोन लेयर को सबसे ज्यादा जो हानि पहुंचाता है उसका नाम है CFC यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये कहां से निकलता है, ये जो विषैली धुआं है, विषैली गैस है, ये आपका एसी से निकलता है, आपका वाहनों से निकलता है, आपके प्लांट से निकलता है, जो कि ओजोन लेयर को क्या कर रहे हैं, उसकी धीरे धीरे जो थिकनेस है उसको ये कम करते जा रहे हैं। ठीक है, इससे बचने का उपाय क्या है कि ज्यादा से ज्यादा मात्रा में हम लोग क्या करें, प्लांटेशन करें, यानी कि पेड़ पौधों को। आइए क्वेश्चन की तरफ देखिए, इसका आंसर बताइए आप लोग। क्वेश्चन कह रहा है कि एक केस नली में जल की अपेक्षा एक तरल अधिक ऊंचाई तक चढ़ता है। केस नली में जल की अपेक्षा तरल जो है एक अधिक ऊंचाई तक चढ़ता है, इसका कारण क्या। ठीक है, तो अधिक ऊंचाई तक जो चढ़ेगा उसका विस्कोसिटी क्या होगा, उसकी विस्कोसिटी कम होगी कि ज्यादा होगी, बताइए। सबसे पहले एक चीज और याद रखिएगा, विस्कोसिटी जो है इकाई क्या होती है, बॉय। जानता की इकाई क्या होती है, बॉय। और ये किस चीज को दर्शाता है, देसी भाषा में याद रखिएगा, किसी भी चीज का थिकनेस को ये दर्शाता है। ठीक है, विस्कोसिटी गाढ़ापन, द्रव के गाढ़ापन को प्रदर्शित करता है, यानी जो जितना विस्कस होगा उतना ही ज्यादा क्या होगा, आपका गाढ़ा होगा। तो जो क्या करना है कि अपेक्षा कम ऊंचाई तक चल रहा है तो उसके लिए ज्यादा विस्कस होगा, और जो ज्यादा ऊंचाई तक चल रहा होगा वो क्या होगा, कम विस्कस होगा। तो तरल जल की अपेक्षा क्या है, जल की अपेक्षा तरल अधिक, तरल जो है जल की अपेक्षा क्या है, कम हमारा क्या है, ये हमारा विस्कस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सभी लोगों ने एक लगा दिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कुनैन जो कि मलेरिया के लिए एक प्रमुख औषधि है, वह प्राप्त होती है किस चीज से, आप लोगों से सही क्वेश्चन। कुनैन, ठीक है, कुनैन जो है ये कहां से प्राप्त होता है, आपको तिनकोना के छाल से प्राप्त होता है। कहां से प्राप्त होता है, तिनकोना का छाल। छाल से की प्राप्ति होती है, जो मलेरिया के उपचार में प्रयुक्त होता है। ठीक है, ये हमारा क्या है,
ये आप लोगों से पूछा। तो ये हमारा आवृत बीजी पादप क्या है हमारा भैया, यह हमारा जो है आवृत बीजी पादप होगा कि बैक्टीरिया होगा, जल्दी से बताइए आप लोग। बैक्टीरिया होगा भाई, आवृत बीजी पादप। अब देखिए यहां से एक चीज और आप लोगों को यहां से देखना है, पता रखना है कि जो हमारा मलेरिया है, मलेरिया जो होता है किसके कारण होगा, ये आपका प्रोटोजोआ के कारण, प्रोटोजोआ के कारण ये रोग होता है। और मलेरिया परजीवी की खोज किसने की थी, ये पूछा गया क्वेश्चन है कि मलेरिया परजीवी की, मलेरिया परजीवी की खोज जो थी वो रोनाल्ड रॉस ने की। किसने किया था, रोनाल्ड रॉस नाम साहब ने सबसे पहले किया था। ऑप्शन नंबर सभी लोगों ने क्या लगाया है, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन डोवेनियर के त्रिक नियम को पालन करते हैं। इसका आंसर आप खुद निकालिएगा, हम आपको बता देते हैं, याद रखिएगा। सोडियम, पोटेशियम, उसके बाद क्या होता है बताइए जल्दी, और आपका क्या हो जाएगा, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, उसके बाद कौन कौन सा होता है, स्ट्रोंशियम, बेरियम, और क्या होता है, जल्दी से आप लोग बताइए। आ गया, लिथियम, लिथियम, सोडियम, और क्या था हमारा, पोटेशियम, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, और तीसरा जो था क्या था, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम। ये तीन त्रिक जो थे वो किसके द्वारा दिए गए थे, ये डोवेनियर के द्वारा दिए गए थे। ठीक है, और डोवेनियर साहब ने क्या कहा था कि उन्होंने कहा था कि पहले तत्व और तीसरे तत्व का जब हम लोग परमाणु भार का औसत निकालते हैं तो दूसरे तत्व के परमाणु भार के बराबर होता है। अब आपको आंसर इसका खुद निकालना है, हमने बता दिया है क्लोरीन और आयोडीन का रखेगा, ब्रोमीन के बराबर आएगा, इसको आप लोग औसत निकाल के खुद देखिएगा। आंसर हमने टिक कर दिया है, ऑप्शन नंबर आप लोगों का 3 जो होगा वो सही और सही। किसने दिया था, डोवेनियर ने दिया था। क्या कहा था कि पहला तत्व और तीसरे तत्व के परमाणु द्रव्यमान का औसत जो होता है द्वितीय तत्व के परमाणु द्रव्यमान के बराबर होता है। और इन्होंने 3 त्रिक नियम दिए थे, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम। ध्यान रखना यहाँ से कि जो सीक्वेंस है उसको भी याद रखिएगा, ठीक है, कि पहला कौन सा था, तीसरा कौन सा था, ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। ध्रुव पर किसी वस्तु का भार भूमध्य रेखा की तुलना में अधिक होता है, क्यों होता है बताइए तो। ध्रुव पर जो किसी वस्तु का भार है भूमध्य रेखा की तुलना में अधिक होता है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा, पृथ्वी की सतह पर जो चंद्रमा का आकर्षण जो है वो सर्वाधिक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सभी लोगों ने क्या लगाया है, बी लगाया है, बी जो होगा वो बिल्कुल सही आंसर होगा। W बराबर आपको पता है क्या होता है, M इंटू, यानी G का मान जहां ज्यादा होगा, G का मान जहां मैक्सिमम होगा, W वहां पे हमारा क्या हो जाएगा भैया, मैक्सिमम। ठीक है, ऑप्शन नंबर हम लोगों ने क्या लगाया है, बी लगाया है, बी आपका जो होगा वो सही और सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, 3Fe प्लस 4H2O, 3Fe3O4 प्लस 4H2O में उत्पादों में परमाणुओं की कुल संख्या हमको ज्ञात करना है। करते हैं भैया, देखो सबसे पहले कौन कौन सा एलिमेंट है लिखो। एक है हमारा आयरन, उसके बाद है आपका ऑक्सीजन, और उसके बाद है आपका हाइड्रोजन। देखिए आयरन कितना है, आयरन हमारा 3 है, ठीक है। ऑक्सीजन की संख्या हमारी कितनी है, 4 है। और हाइड्रोजन कितना हो जाएगा देखिएगा तो 4 इंटू का 2, यानी कि हमारा हाइड्रोजन है 8। जोड़िए तो तीनों को, 3 प्लस 4 प्लस 8, यानी हमारा ये 15 आ रहा है। 15 कहाँ है भैया, ऑप्शन नंबर आपका 1 में। ठीक है,
हम मानते हैं कि इस साइड का कभी हमसे पूछ लेता तो इस साइड का कैसे निकालते कि 3 है आयरन और हमारा 8 हो जाता हाइड्रोजन, यानी इस तरफ जो है हमारा है 11 हो जाता। तो क्या ये हमारा बैलेंस इक्वेशन था? नहीं था। इसको आपको क्या करना होता, फिर से आपका बैलेंसिंग अगर पूछते तब तो यहाँ से बैलेंसिंग भी आप लोग, तो बैलेंसिंग में क्या होता है कि दोनों तरफ का द्रव्यमान जो है आपको क्या करना होगा, वो बराबर करना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर 1 आ गया क्या सभी लोगों का? आ ही गया होगा, बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन, एक तत्व आवर्त दो और समूह दो से संबंधित संयोजकता हम लोगों से पूछा है। देखिए तो ये हमारा ये समूह है भाई, ठीक है, और ये जो आप देख पा रहे हैं ये आपका आवर्त। अब क्वेश्चन क्या पूछा है, हमारा समूह का बात किया है कि आवर्त 2 और समूह 2 में जो होगा उसका संयोजकता भी 2 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सभी लोग क्या मार दीजिए, ऑप्शन नंबर आप लोग मार दीजिए 1 मार दीजिए, आपका बिल्कुल सही आंसर। आवर्त 1 से संबंधित और समूह 1 से संबंधित जितने भी हमारे तत्व हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एल्केली मेटल, क्षारीय धातु। और आवर्त 2 और समूह 2 से संबंधित जितने भी हमारे मेटल हैं उसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं एल्कली अर्थ मेटल, क्षारीय मृदा धातु के नाम से भी जानते हैं। देखो समूह 1 में तो क्षारीय धातु, समूह 2 में तो क्षारीय मृदा धातु, और क्षारीय धातु की संयोजकता 1 होती है, क्षारीय मृदा धातु की संयोजकता जो हो जाएगी वो 2 हो जाएगी। आखिर ये गैस कहाँ होता है, 18वें ग्रुप में पाया जाता है। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट। निम्न में से किस अणु में 3 कार्बन परमाणु होते हैं, बताइए तो। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड CO2, पाइरोबिक एसिड C3H, क्या होता है इसका, बताइए तो, C3H4O3, ठीक है। एथेनॉल का क्या होता है भाई, C2H5OH, C2H5OH, ठीक है। ग्लूकोज का कितना होता है, C6O12H6, यही होता है ग्लूकोज का फॉर्मूला। अब हमसे क्या पूछा है कि कार्बन के 3 परमाणु किस में दिख रहे हैं, तो देखो इसमें एथेनॉल में 2 है, कार्बन डाइऑक्साइड में 1 है, ग्लूकोज में 6 है, पाइरुविक एसिड में हमारा 3 है। तो ऑप्शन नंबर 3 जो होगा वो सही और सही आंसर आप लोगों का। क्लियर है मेरी बात यहां तक आप लोगों को? ऑप्शन नंबर 3 आ गया क्या, आ ही गया होगा आप लोगों का। आइए अगले क्वेश्चन, निम्नलिखित पर विचार करना है आप। क्या बोला है कि सवाल स्पाइगोरा होता है, हाँ जी है। प्रोटोजोआ क्लोडोमाइनस है, कवक राइजोपस मोल्ड है। तो सही सूक्ष्मजीवियों को उत्तर को चयन करते हैं। ए बी सी कहां दिख रहा है हमको, ऑप्शन नंबर 4 में ही दिख रहा है। ऑप्शन नंबर 4 जो हो जाएगा हमारा वो सही आंसर हो जाएगा। सवाल के बारे में आपको ये याद रखना है कि ये प्रकाश संश्लेषण कर सकता है। सवाल जो है हमारा प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण कर सकता है, ठीक है। सवाल जो होता है एक कोशिकीय जीव होता है। क्लियर है? ऑप्शन नंबर सभी लोगों ने क्या लगाया है, 4 लगाया होगा। ए बी सी का सही और सही आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन जो है हमारा वो सही है, बताओ। न्यूक्लियर रिएक्टर में द्रव लिक्विड सोडियम शीतलक के रूप में प्रयोग होता है, नहीं। कैल्शियम कार्बोनेट दंत पेंट में हानि होता है। अच्छा एक ही पूछा गया, तो ऑप्शन नंबर आप लोग का बी जो हो जाएगा वो सही और सही आंसर हो। बोर्डो मिश्रण क्या होता है, कौन बता सकता है, बताइए तो। बोर्डो मिश्रण,
बोर्डो मिश्रण पूछा आप लोगों से, बता दिया आप लोगों ने। देखो बोर्डो मिश्रण जो होता है हम लोग किसमें उपयोग करते हैं, हम लोग फर्टिलाइजेशन में इसका उपयोग करते हैं, किसमें, उर्वरक के रूप में इसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इस चीज को आप लोग याद रखिएगा। कैल्शियम कार्बोनेट दंत पेंट में एक जो हमारा होता है वो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट और कंपलसरी कंपोनेंट आपको होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आप लोगों का 2 जो था सही आंसर था। अगला क्वेश्चन देखिए, एक त्रिभुजाकार कांच के प्रिज्म के माध्यम से अपरिवर्तित होने वाली प्रकाश किरणों के लिए कौन सा इसमें से सही होगा। ठीक है, ये आप लोगों से पूछा गया है, बताइए तो इसका आंसर। आपतन कोण क्या होता है, आपतन बिंदु और आपतित किरण के बीच का विलंब का कोण होता है, हाँ जी हो जाएगा, आपतन कोण निर्गत कोण के बराबर होगा। अच्छा जी, विचलन कोण आपतित किरण निर्गत कोण के बराबर होता है। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा बताइए, ए और सी आपका जो है वो सही और सही आंसर। क्लियर है। अगला ईस्ट में फर्मेंटेशन के दौरान पाइरुविक एसिड जो है किस में परिवर्तित हो जाता है, बताओ तो। जल्दी से इसका आंसर आप लोग खुद बताइएगा। देखिए क्या बोला है, ईस्ट का जब हम लोग फर्मेंटेशन करते हैं यानी किण्वन करते हैं तो पाइरुविक एसिड जो है हमारा वो लैक्टिक एसिड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूटता है। ठीक है, लैक्टिक एसिड और किस में टूटेगा, कार्बन डाइऑक्साइड में आपका टूटेगा। अब लैक्टिक एसिड के बारे में एक चीज आपको याद रखना है कि लैक्टिक एसिड जब मांसपेशियों में जम जाता है तो उसके कारण हमको क्या होता है, थकान का अनुभव होता है। मांसपेशियों में थकान का अनुभव किसके कारण होता है, लैक्टिक एसिड के जम जाने के कारण ये अनुभव होता क्या भाई लोग। आइए अल्फा कण के 2 धन आवेश होते हैं, इनका द्रव्यमान किसके बराबर होता है, ये आप लोगों से। तो अल्फा कण जो होता है लगभग हीलियम के 1 परमाणु के बराबर इसका भार होता है। ऑप्शन नंबर 2 मार दीजिए, बिल्कुल ही सही और सही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहां तक अल्फा कण धनावेशित होता है कि ऋणावेशित होता है, ये हमारा जो होगा ये पॉजिटिव चार्ज होगा। एक वस्तु को एक अवतल दर्पण के सामने फोकस और वक्रता केंद्र के बीच रखा है, किसी वस्तु पर उसका प्रतीक देखिए, अवतल दर्पण ये P, ये हमारा F, ये हमारा C। अब देखिए क्या बोला है, इसको देखिए, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच किसी वस्तु को, यानी कि हमने जब वस्तु को यहां रखा है तो उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा, ये आप लोगों से पूछा गया है, बताइए तो कहां बनेगा। जब अनंत पर रखेंगे तो कहां बनेगा, फोकस पर। जब हम लोग कहां रखेंगे, वस्तु को रखेंगे, जब रखेंगे वक्रता केंद्र के बीच में तो ये हमारा प्रतिबिंब जो बनेगा यहाँ बनेगा। जब वस्तु को हमने वक्रता केंद्र पर रखेगा तो यहाँ बनेगा, लेकिन जब वस्तु को हम फोकस तो ये वक्रता केंद्र के बाहर बनेगा। ठीक है, कहां बनेगा, वक्रता केंद्र के आपका ये बाहर। ये हमारा था F, ये था हमारा C। जब हम वस्तु को यहाँ रख रहे हैं तो प्रतिबिंब हमारा यहाँ बनेगा, तो ये जब C के बाहर बना है तो बड़ा बनेगा, वास्तविक बनेगा, और साथ ही साथ ये उल्टा प्रतिबिंब बना है। इसका आप डिटेल अगर आप देखना चाहें कि कैसे बनता है तो हमने डिटेल भी एक बार आपको बता दिया है। C से बाहर बनेगा और बना बनेगा, ऑप्शन नंबर 4 इसका जो है लाइट चैप्टर है, आपको हमने पढ़ाया है, वहां पर आप जाके देखेंगे, आपको इसका डिटेल जो है वो मिल जाएगी कैसे ये बनता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सब लोगों ने 3 लगाया है, 3 वालों का बिल्कुल ही सही आंसर होगा। यहाँ से एक चीज याद रखेगा, दर्पण के सामने जो प्रतिबिंब बनता है वो वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, उल्टा प्रतिबिंब बनता है, और दर्पण के पीछे जो प्रतिबिंब बनता है वो हमारा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, सीधा प्रतिबिंब बनता है, छोटा प्रतिबिंब बनता है। दर्पण के सामने 2 प्रकार का प्रतिबिंब बन सकता है, छोटा प्रतिबिंब भी बन सकता है या फिर बड़ा प्रतिबिंब भी
बन सकता है। अगर वक्रता केंद्र से पीछे जो भी प्रतिबिंब बनेगा वो बनेगा छोटा, और वक्रता केंद्र से बाहर जो प्रतिबिंब बनेगा वो हमारा वो बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखिए। एक धातु का तार का तापक्रम बढ़ाया जाता है तो विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। अच्छा, धातु अणु के पारस्परिक संगठन से उष्मा संकट का मोचन करता है। क्या ये दोनों सही बात है? हाँ जी सही है। ऑप्शन नंबर आप लोग का एक जो होगा वो सही है, सही स्टेटमेंट हो जाएगा। ठीक है ना यहाँ तक आपको? आइए नेक्स्ट। निम्न में से कौन सा धातु वैद्युत अपघटन द्वारा प्राप्त किया जा सकता है? बताइए कौन सी ऐसी धातु है जो कि वैद्युत अपघटन के द्वारा प्राप्त की जा सकती है? बताइए आंसर। जल्दी आंसर। इस तरह के क्वेश्चंस आपसे छूटने नहीं चाहिए। ठीक है, इसका आंसर आप कहाँ करेंगे? हम लोग कमेंट बॉक्स में बताएं। ठीक है, किस धातु का निष्कर्षण जो होता है विद्युत अपघटन के द्वारा किया जाता है। ठीक है ना, मेरी बात यहाँ तक आप लोग। ये था आज का हमारा लास्ट। उम्मीद है आपको ये सेशन पसंद आया होगा। अगर आपको ये सेशन पसंद आया तो आप इस वीडियोस को लाइक करेंगे, साथ ही साथ दोस्तों के साथ इसके बारे में निश्चित तौर से आप लोग शेयर भी करेंगे। इसके अलावा साइंस का एक और सीरीज हमारा एनसीईआरटी चैप्टर वाइज सीरीज चल रहा है, जिससे आप लोग जुड़ेंगे, अपनी तैयारी को एक नई दिशा और दशा देने का काम करेंगे। ये जो आप अभी सेशन देख रहे थे ये आपको रिकॉर्डेड में मिलेगा। ये हमारा साइंस का मॉडल सेट, ठीक है, और अभी तक हमने आपको 6 मॉडल सेट करवा दिया है। इसको देख के आपको पता लग रहा होगा कि आपका एग्जाम का जो पैटर्न है उसी से मिलता जुलता आपका ये क्वेश्चन भी आपको यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, हमने कोशिश किया है क्वेश्चंस को तैयार करते समय कि ऐसा ना हो कि क्वेश्चंस जो हो वो बिल्कुल ही आसान हो जाए, फिर इतना भारी ना हो जाए कि बच्चों से बने ना। मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। हमने भी मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन ही आप लोगों के लिए तैयार करवाया है, जिससे आपको बहुत ही ज्यादा आपके आने वाले एग्जाम में बहुत ही ज्यादा आपको सहायता मिलेगा। क्लियर है मेरी बात यहाँ तक आप लोग? आज की क्लास में हम लोग इतना ही रखेंगे, फिर आप लोगों से मिलेंगे कल। तब तक के लिए आप लोगों का थैंक यू।